चलिए इधर ध्यान दीजिए, लास्ट टॉपिक पे आइए। हालांकि स्टेट बोर्ड के हिसाब से एक और छोटा सा टॉपिक बाकी है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये हमारा लास्ट टॉपिक आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। देखो, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड अगर मैटर को क्लासिफाई करना है तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में आप क्लासिफाई करते हैं। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अगर मैटर को आप क्लासिफाई करना चाहते हैं तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर में आप क्लासिफाई करते हैं। इसी तरह अब आसपास जो चीज़ें मौजूद है आपके, उसको बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर आपको क्लासिफाई करना है तो ये तीन तरह के होते हैं, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। आई बात समझ में? अब ऐसा है कि ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायमैग्नेटिज्म, ये प्रॉपर्टी क्या है। ये वो प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की कि अगर इस ऐसे मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, पहले तो वीक मैग्नेटिक फील्ड का उस पर कोई असर पड़ता ही नहीं, वीक मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ता। मगर आप अगर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सब्जेक्ट करते हैं तो उस पर उसका असर पड़ता है, वो मैग्नेटाइज होता है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने कागज़ के साथ खेले होंगे, कागज़ पे एक सिक्का रख के नीचे से मैग्नेट रख के उसको घुमाए होंगे इधर उधर, है ना। वही खेल अगर मान लो तुम सिल्वर फॉइल के साथ करते हो, पतला सा सिल्वर फॉइल लो, सिल्वर फॉइल मानना, उसके ऊपर आप रखो कॉइन, नीचे रखो मैग्नेट और अब उल्टा करो, नीचे गिर जाएगा वो, है ना। तो अब यहाँ पर सिल्वर फॉइल के अंदर फिर कौन सी प्रॉपर्टी है? डायमैग्नेटिज्म की। ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास ही नहीं होने दे रहा, है ना, वो मैग्नेटाइज ही नहीं हो रहा। वहीं कागज़ में क्या था कि जब आपने मैग्नेट रखे तो हल्का सा कागज़ भी मैग्नेटाइज हो गया, जब तक का वो कागज़, जब मैग्नेट है वो कागज़ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा था। तो इसी चीज़ को हमको पढ़ना है, क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ डायमैग्नेटिज्म के बारे में यहाँ लिखूँगा, द प्रॉपर्टी of any material due to which it gets magnetized in the opposite direction of applied magnetic field is called as diamagnetism। ये क्या हो जाता है? diamagnetism। and the substance exhibiting such character are called as diamagnetic material। इस टाइप के जो मैटर रहते हैं उनको डायमैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। यहाँ पर एटम्स का रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पहले से ही जीरो होता है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, याद देखो अपन ने पढ़े थे ना इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपन ने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़े थे। नोट में मैंने स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताया था कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं। अब ऐसा है कि ये वो एटम्स है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के एटम्स जो है इस तरह से होते हैं कि इनका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाता है। अब ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया तो क्या होगा? नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर मैं झांक के देखता हूं एक डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, तो मुझे कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नज़र नहीं आएगा, इसीलिए मैं कोई एरो नहीं बता सकता। एरो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, हर एक एटम के मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं लगा है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट? जीरो। मगर किंतु परंतु देखो क्या हुआ भैया, तुमने एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाया, आज ही लगाया, ये देखो
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपने इसको सब्जेक्ट किया। अब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को बढ़ावा देता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को कम कर देता है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को बढ़ावा देता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को कम कर देता है, जिसके कारण अब जो टोटल वैल्यू पहले 0 हो गई थी अब वो 0 नहीं रहेगी और अब यहां पर एक नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तैयार होता है या मैग्नेटिक डायपोल्स तैयार हो जाते हैं, मगर आप जैसे कि देख सकते हैं वो कहां डायरेक्ट हुए, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रही, इसका मतलब यहां पर बाहर से कोई क्या है, नॉर्थ पोल है, और उधर जा रही मतलब वहां पर क्या है, साउथ पोल। अब मैग्नेटिक डायपोल्स इस तरह से अलाइन हो गए। अब मैग्नेटिक डायपोल्स इस तरह से अलाइन हो गए मतलब इन्होंने सब ने मिलकर यहां क्या बना लिया, नॉर्थ पोल, और यहां क्या बना लिया, साउथ पोल। अब यहां नॉर्थ पोल खड़ा हुआ है पहले से, ये क्या बन गया, नॉर्थ पोल, इधर का क्या हिस्सा बन गया, साउथ पोल। अब तुमको क्या लगता है क्या खेलूंगा फिर यहाँ पर, रिपल्शन। तो ये एक दूसरे को फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये डायमैग्नेटिक मटेरियल को क्या करता है, रिपेल करता है। तो जब भी कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इट गेट्स रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके आजू बाजू से चले जाती है, उसके अंदर से नहीं पास हो पाती। आई बात समझ में। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल के, जैसे कि एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, मैग्नीशियम, सिल्वर, NaCl, नाइट्रोजन, प्योर वाटर, वाटर, अल्कोहल एटसेट्रा, अल्कोहल एटसेट्रा। ठीक है। तो यहां जो मैग्नेटिज्म तैयार हुआ था, याद रखना यहां पर कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म कौन था, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म कौन था, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से, वैसे तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए थे, ऑर्बिटल ऊपर स्पिन नीचे मान लो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आया, उसने बढ़ावा किसको दे दिया, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को, और जिसकी वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, जिसके वजह से यहाँ पर ये क्या हो गया, रिपेल करने लग गया। और ये कुछ मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल्स है। आया समझ में। और सिमिलरली व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म, द प्रॉपर्टी of any material due to which it gets magnetized in the, it gets magnetized weakly बोलना चाहिए, ये जरूरी है वर्ड, weakly in the direction of applied magnetic field momentarily till the magnetic field is subjected is called as पैरामैग्नेटिज्म, इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिज्म। तो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो वीकली मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
मोमेंटरीली मतलब सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जब तक कि उसको बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया। जैसे एक बात बता, वो कागज़ का खेल, तो कागज़ के ऊपर कॉइन रख के उसको नीचे से मैग्नेट से चिपकाता है, तो उल्टा भी करता है तो कॉइन चिपका हुआ रहता है। ये कागज़ कब तक के ऐसा बिहेव करेगा? जब तक मैग्नेट उसके पास है। जैसे ही तूने मैग्नेट हटाया, क्या होगा? कॉइन नीचे गिर जाएगा। मतलब कॉइन, कागज़ कब तक के मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था? जब तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। जैसे ही तूने हटाया उसको, वो भी खत्म हो गया। वही बात है। यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ज़ीरो से बड़ा होता है। मतलब ज़ीरो तो होता नहीं, मतलब यहाँ पर आपके जो एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट होता है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो नहीं होते हैं। हाँ, बस मसला ये होता है वो बिखरे हुए होते हैं। मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़ीरो है, तो सभी एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट इसीलिए बोलते हैं यूनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। बिखरी हुए रहोगे तो कुछ काम के नहीं रहोगे, एक डायरेक्शन में रहोगे तो बड़े काम के रहोगे, है ना। अब यहां पर देखो, सब मैग्नेटिक मोमेंट्स बिखरे हुए। वो बोलता है नहीं नॉर्थ पोल इधर, वो बोलता है नहीं नॉर्थ पोल इधर, वो बोलता है नहीं नॉर्थ पोल उधर। होगा चल रही किसकी? किसी की नहीं, किसी की कुछ हासिल कुछ नहीं, तो कोई गेन नहीं है यहाँ पे रियलिटी में देखा है। तो अगर मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल उठा के देखूंगा, मान लो ये कागज़, ये एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना, इसके एटम्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मगर हर कोई बोलता है अलग अलग। ये बोलता रहेगा नहीं इधर, ये बोलेगा इधर, नहीं इधर, इधर 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 इधर, सब आड़ा टेढ़ा भाग रहे, सब आड़ा टेढ़ा भाग रहे, कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है। अब आगे क्या? अब मैंने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड सब्जेक्ट किया, अब अगर मैं उसको बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मैं देखा क्या कि ये सब के सब अलाइन हो चुके हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मगर ये खेल परमानेंट नहीं है। तुम जैसे ही उसको हटाओगे तो ये मौसमी मेंढकों के जैसा वापस आ जाएगी इधर। आए क्या समझ में? जैसे ही तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाए, ये वापस जैसे थे वैसे उस पर सिचुएशन में आ जाएंगे। जैसे आप लोगों का हाल है, बोलो बोलो, एक दिन दो दिन का जोश रहता, बाद में छोड़ दो तुम्हारे हाल पे, जैसे थे वैसे, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिज्म। अब देखो यहाँ पे अगर इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं अगर देखूँ पैरामैग्नेटिक मटेरियल के, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं मैंगनीज, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ग्लास, पेपर, सोडियम, प्लैटिनम एटसेट्रा। अब आई फेरोमैग्नेटिज्म की बारी। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू विच it gets magnetized in the direction of magnetic field strongly and remains strongly and remains in that situation even after magnetic field
इज रिमूव, और उस सिचुएशन में वो बरकरार रहते हैं इवन इफ उसमें से आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ हम क्या देखते हैं कि भैया यहाँ पर जो मटेरियल्स का हाल है वो बिल्कुल हमारे इंडिया जैसा है। बोले कैसे इंडिया के जैसा? कैसा? अपने अपने ग्रुप बना के अलग अलग इलाकों में रहते हैं, अपने अपने ग्रुप बना के अलग अलग इलाकों में रहते हैं। भाई देखो यहाँ पे सब के सब बोलेंगे हम सब इसी डायरेक्शन में जाएंगे, हम सब इसी डायरेक्शन में जाएंगे। ये डोमेन, ये ग्रुप को बोला जाता है डोमेन। तो ये डोमेन बोलता है कि सब बोलते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल इस डायरेक्शन में रहेगा। ये ग्रुप बोलता है कि नहीं नहीं, मैग्नेटिक डायपोल इस डायरेक्शन में रहेगा। ये ग्रुप बोलता है कि मैग्नेटिक डायपोल इस डायरेक्शन में रहेगा। ये बोलता है नहीं नहीं ऊपर रहेगा। तो ये अपना इलाका बना के रहते हैं, है ना। जैसे हर चीज़ का इलाका बना हुआ है, मोमिनपुरा, शास्त्री नगर, हर इलाके बना के रह रहे लोग। तो वैसे ही भाई इलाके बना के रह रहे यहाँ पे। अब ऐसा है कि भैया इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वो लोग बिखरे, मतलब अपने इलाके बना के रह रहे थे। मगर बाद में जब बाहर से कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई की जाती है ना, बाहर से कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग खतरा आता है ना, जैसे आया था अंग्रेजों का, तो सब लोग ने बोले डोमेन गया भाड़ में, सब एक साथ अलाइन हो जाओ, सब एक ही डायरेक्शन में जाओ और इनसे फाइट करो। उस वक्त सब लोगों ने मिलकर यूनिटी से फाइट किया था, जिसके रिजल्ट में इंडिपेंडेंस भी हुआ था, है ना। अगर भाई मान लो खतरा छोटा सा है, हल्का फुल्का है, तो जैसे थे वैसे ही हो जाओगे आप वापस से। अगर बहुत स्ट्रांग है खतरा तो सब अलाइन रहेंगे, है ना। फिर उससे सबक सीखेंगे कि भाई अलग अलग मत रहो, बिखरे हुए रहोगे तो कुछ काम की नहीं रहोगे, है ना, किसी की नहीं चलने वाली, सिर्फ झगड़ते ही रहोगे। मिलजुल के रहो, अच्छे से रहो, सब एक ही डायरेक्शन में फोकस्ड होकर काम करो, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा गेन करेंगे हम लोग। तो वैसे ही यहाँ पर जैसी एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर सप्लाई की गई, सारे के सारे डोमेन्स एक लाइन में आ गए और सब के सब एक लाइन में अलाइन हो गए। और अगर एक्सटर्नल फील्ड हटा भी दिया जाए, अगर एक्सटर्नल फील्ड में हटा भी देता हूँ तब भी अलाइनमेंट जैसे के वैसे ही रह जाता है ना। मतलब ये भी क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। अब ये भी क्या बन गया, मैग्नेट में होता क्या है, एक जगह नॉर्थ पोल एक जगह साउथ पोल। मैग्नेटिक डायपोल का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है ना। अब इसका भी हो गया ना, देखना, ये बोलेगा ये रीजन साउथ पोल, ये रीजन बोलेगा नॉर्थ पोल। आया समझ में आपको? क्या क्या बोल रहा, जोर से बोल। मैंगनीज, मैग्नीशियम है वहां पे और ये मैंगनीज है। क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ग्लास, पेपर, सोडियम, प्लैटिनम, ठीक है। यहां पर देखो क्या था, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट पहले से जीरो से काफी बड़ा था। यहां तो जीरो ही था, यहां पर जीरो से थोड़ा सा बड़ा था। यहां पर एटम्स का पहले से ज़्यादा ही मैग्नेटिक मोमेंट बड़ा था, जीरो से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करने के बाद ये वापस आ गया। देखो कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड या रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट तैयार करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म दोनों जगह पे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ लिख के रखना, ये नीचे लिखो, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इतना हो गया क्या, पहले इतना हो गया होगा तो बता दो।
cause of magnetism, orbital magnetic moment, cause of magnetism, orbital magnetic moment. ये हो गया। बहुत फास्ट लिखो रे भैया, मेरे को कल चैप्टर कंप्लीट करना है ये। हुआ ये सेकंड कॉलम हुआ। कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। चलिए बी फास्ट। हुआ ये हो गया। तो मैग्नेटिज्म का कॉस्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, पैरा में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अब रिलेटिव देखो सिंपल सी बात है, ये रिपेल कर रहा, तो इसीलिए रिलेटिव परमेबिलिटी इज लेस देन 1, इट इज ग्रेटर देन 1। ये देखो मैग्नेटाइजेशन वर्सेस एच का ग्राफ, मतलब अगर आप देखो जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को अगर बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, वो मैग्नेटाइज होगा मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए निगेटिव रीजन में आया। वहीं पैरामैग्नेटिक में क्या बताया कि आप अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाओगे वो मैग्नेटाइज होगा बट ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज होगा। फिर रही बात ससेप्टिबिलिटी की, अगर तुम टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते हो तो इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। याद है ससेप्टिबिलिटी के टाइम बोला था मैंने, मगर इस पर फ़र्क पड़ता है ना, इसकी ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तेज़ी से। फिर इसकी बात करेंगे अगेन सिम, यहां पर फिर से कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, वंस अगेन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू आर इज वेरी मच ग्रेटर देन 1। मैग्नेटाइजेशन वर्सेस एच का ग्राफ ऐसा एस के जैसा आता है। और ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ इधर से आएगा ऐसा। ये टेम्परेचर टीसी, क्यूरी टेम्परेचर होता है, ये होता है टेम्परेचर टीसी, क्यूरी टेम्परेचर।
इसकी एग्जांपल लिखे नहीं है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कैडमियम, Fe2O3, लिख लो एग्जांपल लास्ट में। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कैडमियम, Fe3O4 एटसेट्रा। क्या हो गया? हुआ? हो गया उधर का? ठीक है, देखो अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक मटेरियल। एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान दीजिए यहां पर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक मटेरियल। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल का आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ससेप्टिबिलिटी उसकी डिक्रीज होती है। बस वही बोला हुआ है क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या कहता है? द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो काय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो काय इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर। आप लिख सकते हैं काय1 T1 इज इक्वल्स टू काय2 T2। अब इसी तरह से एक और लॉ आता है क्यूरी वेस्ट लॉ। क्यूरी वेस्ट लॉ। क्यूरी वेस्ट लॉ क्या कहता है? द ससेप्टिबिलिटी of ferromagnetic material decreases inversely with temperature beyond Curie temperature. Beyond Curie temperature, the susceptibility of ferromagnetic material decreases inversely beyond Curie temperature. देखो ये यहां से T माइनस टी सी, ये देखो ये पहला क्यूरी वेस्ट लॉ बोले तो ये ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा था। क्यूरी लॉ, क्यूरी वेस्ट लॉ बोले तो ये ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगा, मगर कब? क्यूरी टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद। तो ये इधर का हो गया आपका
यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T माइनस टी सी, T माइनस टी, नॉट T ओनली, T माइनस टी सी, और काय इज इक्वल्स टू C अपॉन T माइनस टी सी। फिर उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है आपका क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या है? ये आप किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट कर रहे हैं, एक टेम्परेचर के बाद ये होता है कि वो अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है मटेरियल का, वो पूरी तरह से खो देता है। मतलब लोहा है, तुम लोहे को हीट करते गए, एक स्टेज आएगा कि वो अपना फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा के लिए खो देगा, और अब वो सिर्फ एक पैरामैग्नेटिक बन के रह जाएगा। तो वो टेम्परेचर को कहा जाता है आपका क्यूरी टेम्परेचर। द टेम्परेचर at which ferromagnetic material loses its magnetic property and becomes a paramagnetic is called as क्यूरी टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जहां पर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूरी तरह से खोकर क्या बन जाता है? पैरामैग्नेटिक, तो उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। आयरन के लिए वो टेम्परेचर है 770 डिग्री सेल्सियस। निकल के लिए वो वैल्यू है 360 डिग्री सेल्सियस। कोबाल्ट के लिए वो वैल्यू है 1150 डिग्री सेल्सियस। कहां पर? ये, हाँ, बियॉन्ड। आया समझ में? तो ये क्यूरी लॉ, क्यूरी वेस्ट लॉ, क्यूरी टेम्परेचर, ये पार्ट था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक मटेरियल। फिर उसके बाद हिस्टेरेसिस कर्व आता है, जो कल ले लेंगे। अभी ले लूं?